नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। हमारा देश, हमारा समाज, हमारा जीवन विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग धर्म, जातियाँ, सभ्यताएं, लोग इसकी संभावनाओं को बढ़ाते हैं। इसी विविधता का स्वागत करना चाहिए हम सभी लोगों को। और आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश के वाइस चेयरमैन रहे आदरणीय श्री राजा रामानंद जी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री का दर्जा भी प्राप्त रहा आप पर। और हम बात करने चाह रहे हैं 24 सितंबर 1932 पर। हम बात करेंगे आदरणीय श्री राजा रामानंद जी से। धन्यवाद मनोज जी, आपने इस कार्य हेतु समय निकाला। मैं समझता हूँ कि आप एक जागरूक पत्रकार के साथ साथ देश और समाज की बहुत सारी समस्याओं के ऊपर नज़र रखते हो, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और विशेष तौर पर मनोज जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए जो प्रयास किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि उन्होंने जो बात 1932 की, यानी 24 सितंबर 1932 को ऐसी क्या घटना हुई जिसके ऊपर बात करने के लिए आज हम लोग इसका संदर्भ लेते हैं, तो शायद ये बात सभी को नहीं मालूम होगी, क्योंकि बात पुरानी है। आज से 90 वर्ष पूर्व ये घटना हुई, और ये 24 सितंबर 1932 को जो पूरी जो स्थिति है वो पूना समझौता के तौर पर, पूना पैक्ट के तौर पर जानी जाती है। अब मैं पूना समझौता की बात बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जो 20वीं शताब्दी के आसपास का समय था, तो उस वक़्त देश के अंदर काफ़ी लोग अपने अपने स्वतंत्रता से निकलने के लिए, बाहर आने के लिए प्रयास कर रहे थे। उसमें जैसे दूसरे देशवासी थे, वैसे ही इस देश के वो लोग भी थे जो अंग्रेज़ों के अतिरिक्त इस देश के बहुतायत में रहने वाले लोगों के अधीन थे, उनकी अधीनता में थे। और इस कदर अधीनता में थे कि उनको कोई भी नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें कोई जो सामान्य जो जीवन है मनुष्यों का, तो वो भी उनके लिए दूभर हो रहा था। तो उन्होंने जिस तरीके से देश के अंदर अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए ज़बरदस्त संघर्ष छिड़ा हुआ था, उतना ही बड़ा संघर्ष उन अनटचेबल्स की तरफ से, जिन्हें अस्पृश्य समाज कहा जाता था या जिसे डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था, वो भी बहुत ताकत के साथ इसका विरोध करने के लिए अपने मैदान में थे। तो ये घटना 1917 के आसपास की है, जब दलित वर्गों की 2 सभाएं पारित हुई। 2 सभाओं में जो प्रस्ताव पास हुए, उसमें एक सभा पहली बम्बई में हुई, जिसकी अध्यक्षता सर नारायण चंद्रावकर जी। तो उस सभा में 6 प्रस्ताव पास किए गए, और दूसरी सभा 1 सप्ताह बाद इन्हीं अस्पृश्य समाज की तरफ से हुई, जिसकी अध्यक्षता बापूजी नामदेव वांगड़े जी ने की। और उसमें भी 7 प्रस्ताव इस संघर्ष को लेकर के पास किए गए, जो उस वक़्त के अंग्रेजी हुकूमत के जो वाइसराय थे भारत में, उनको ये भेजे गए। और एक बहुत बड़ा एक तूफ़ानी या एक बहुत बड़ी हलचल का दौर ये उस वक्त पैदा हुआ,
जिसके कारण उस वक़्त की कांग्रेस ने, जो उस वक़्त गांधी जी के अंडर में आ चुकी थी, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी और गांधी जी पूरी तरीके से कांग्रेस के ऊपर काबिज हो चुके थे। यद्यपि गांधी जी वैश्य समाज से ताल्लुक़ रखते थे और कांग्रेस का के ऊपर वर्चस्व उससे पहले ब्राह्मण समाज का था, लेकिन दोनों ने मिलजुल करके एक ने बुद्धि का काम किया तो दूसरे ने पैसा लगाया और कांग्रेस को बखूबी गांधी जी के नेतृत्व में। तो जब ये दोनों प्रस्ताव दलित वर्ग की तरफ से पास हुए तो कांग्रेस की तरफ से भी एक तत्काल प्रस्ताव पास हुआ, जो कभी ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि कांग्रेस 1885 में बन चुकी थी और 32 साल बाद ये पहला ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से था जिसमें उसे ये कहना पड़ा कि ये जो पारंपरिक रूप से जो दलित वर्गों पर जो हमने निरयोग्यताओं थोप दी हैं, मतलब सभी प्रकार की जो निरयोग्यताएं, मतलब जो उनको हम कहीं कभी अस्पृश्य कहते हैं, तो कहीं उनको अशिक्षित कहते हैं, तो कहीं हर तरीके से जो उनकी जो इनेबिलिटीज़ हैं, जो डीमेरिट्स हैं उनके साथ, तो उनको समाप्त करने के लिए अब हमारी ये आवश्यकता है और ये न्यायपूर्ण भी है और ये औचित्यपूर्ण भी है। ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस ने उस वक़्त 1917 में मतलब पास किया और कहा कि हम भारत के लोगों से आह्वान करते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि इनके डिप्रेस क्लासेस के खिलाफ वो लोग भी थे जो अंग्रेज़ों के अतिरिक्त इस देश के बहुतायत में रहने वाले लोगों के अधीन थे, उनकी अधीनता में थे और इस कदर अधीनता में थे कि उनको कोई भी नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें कोई जो सामान्य जो जीवन है मनुष्यों का, तो वो भी उनके लिए दूभर हो रहा था। तो उन्होंने जिस तरीके से देश के अंदर अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए ज़बरदस्त संघर्ष छिड़ा हुआ था, उतना ही बड़ा संघर्ष उन अनटचेबल्स की तरफ से, जिन्हें अस्पृश्य समाज कहा जाता था या जिसे डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था, वो भी बहुत ताकत के साथ इसका विरोध करने के लिए अपने मैदान में थे। तो ये घटना 1917 के आसपास की है, जब दलित वर्गों की 2 सभाएं पारित हुई। 2 सभाओं में जो प्रस्ताव पास हुए उसमें एक सभा पहली बम्बई में हुई जिसकी अध्यक्षता सर नारायण चंद्रावकर जी ने की, सर नारायण चंद्रावकर जी। तो उस सभा में 6 प्रस्ताव पास किए गए और दूसरी सभा एक सप्ताह बाद इन्हीं अस्पृश्य समाज की तरफ से हुई, जिसकी अध्यक्षता बापूजी नामदेव वांगड़े जी ने की और उसमें भी 7 प्रस्ताव इस संघर्ष को लेकर के पास किए गए, जो उस वक़्त के अंग्रेजी हुकूमत के जो वाइसराय थे भारत में, उनको ये भेजे गए और एक बहुत बड़ा एक तूफ़ानी या एक बहुत बड़ी हलचल का दौर ये उस वक्त पैदा हुआ, जिसके कारण उस वक़्त की कांग्रेस ने, जो उस वक़्त गांधी जी के अंडर में आ चुकी थी, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी और गांधी जी पूरी तरीके से कांग्रेस के ऊपर काबिज हो चुके थे। यद्यपि गांधी जी वैश्य समाज से ताल्लुक़ रखते थे और कांग्रेस के ऊपर वर्चस्व उससे पहले ब्राह्मण समाज का था, लेकिन दोनों ने मिलजुल करके एक ने बुद्धि का काम किया तो दूसरे ने पैसा लगाया
और कांग्रेस को बखूबी गांधी जी के नेतृत्व में। तो जब ये दोनों प्रस्ताव दलित वर्ग की तरफ से पास हुए तो कांग्रेस की तरफ से भी एक तत्काल प्रस्ताव पास हुआ, जो कभी ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि कांग्रेस 1885 में बन चुकी थी और 32 साल बाद ये पहला ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से था जिसमें उसे ये कहना पड़ा कि ये जो पारंपरिक रूप से जो दलित वर्गों पर जो हमने निरयोग्यताओं थोप दी हैं, मतलब सभी प्रकार की जो निरयोग्यताएं, मतलब जो उनको हम कहीं कभी अस्पृश्य कहते हैं, तो कहीं उनको अशिक्षित कहते हैं, तो कहीं हर तरीके से जो उनकी जो इनेबिलिटीज हैं, जो डीमेरिट्स हैं उनके साथ, तो उनको समाप्त करने के लिए अब हमारी ये आवश्यकता है और ये न्यायपूर्ण भी है और ये औचित्यपूर्ण भी है। ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस ने उस वक़्त 1917 में मतलब पास किया और कहा कि हम भारत के लोगों से आह्वान करते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि इनके डिप्रेस क्लासेस के खिलाफ, जैसा कि वायसराय की जानकारी में ये बात पहुंच जाने पर कांग्रेस या गांधी जी और उनके आदमियों को ये बहुत दहशत पैदा हो गई थी कि अगर इनको न रोका गया तो आगे जो हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं अंग्रेज़ों से लेने की, वो खटाई पड़ सकती है। और उन्होंने फिर आगे जो अखबार था गांधी जी का, यंग इंडिया, उसमें ये छापा कि भाई इनकी लड़ाई तो सही है लेकिन ये इनके पास सक्षम नेतृत्व नहीं है, तो इसलिए ये हिंदुओं के साथ असहयोग करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि जो कोल्हापुर नरेश हैं, राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज, वो इन अस्पृश्य समाज की एक सभा में उनको बोलते हैं कि आपको एक डॉक्टर अंबेडकर के रूप में आपका ऐसा मसीहा मिल गया है जो आपकी सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को काट देगा और आपके मिशन और मूवमेंट को पूरे देश में चलाएगा, इसलिए आपको उनका समर्थन करना है, उनका सहयोग करना है, उनका साथ देना है। तो ये जो घटनाक्रम है, उसके बाद फिर उन्होंने भी बाबा साहब को मूक नायक अखबार निकालने के लिए सलाह दी और अपने सरकारी खजाने से 1000 रुपये की उस वक़्त 1920 में मदद की, जो बहुत बड़ी रकम थी। और फिर बाबा साहब ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, उससे आंदोलन खड़ा किया। और उसके बाद 1927 में महाड़ तालाब के पानी के पीने का आंदोलन खड़ा किया, जिसमें सवर्ण समाज की तरफ से जो अस्पृश्य समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, तो उसके पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उस वक़्त के कलेक्टर और कप्तान की तरफ से, तो बाबा साहब ने उस केस को स्वयं लड़ा और उसमें उनको सज़ा हुई, जिसके कारण बाबा साहब बहुत उत्साहित थे। और उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन को भेजा गया अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भारत में, ये पता करने के लिए कि ये दलित वर्ग की क्या स्थिति है, यहाँ के जो दलित वर्ग के लोग हैं, डिप्रेस क्लासेस हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण बाबा साहब एक नेशनल फिगर नहीं बल्कि इंटरनेशनल फिगर बन चुके थे। और उन्होंने फिर जब अंग्रेज शासकों ने सेकंड ब्रिटिश इंडिया एक्ट बनाने के लिए संवैधानिक सुधारों के लिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 राउंड की कॉन्फ्रेंसेज हुई। एक 1930 में हुई, फिर एक 1931 में हुई, फिर एक 1932 में हुई। तो 1931 वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो लोग शामिल, गांधी जी के लोग शामिल नहीं हुए थे, लेकिन बाबा साहब ने उस कॉन्फ्रेंस में जो मेमोरेंडम सरकार को प्रस्तुत किए थे, तो बहुत ही मतलब प्रभावशाली मेमोरेंडम थे, जो उनकी काबिलियत को दर्शाते थे, जो उनकी, क्यों भाई ये जो काम हो रहा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अपने ज्ञापन प्रस्तुत किए, पहला ज्ञापन प्रस्तुत किया, जैसे मेमोरेंडम अंग्रेजी में बोलते हैं,
12 नवंबर 1930 को। तो उसमें जो बाबा साहब की तरफ से बातें उजागर की गई, तो वो ऐसी बातें थी जो इस देश के नहीं दुनिया के लोगों को चौंकाने वाली थी। उन्होंने सारी बातें, जैसे समान नागरिकता के अधिकार की बात, मौलिक अधिकार की बात, समान अधिकारों का स्वतंत्र उपयोग कैसे होगा, नागरिकता के उल्लंघन का अपराध कैसे माना जाएगा, दलित वर्ग और सामाजिक बहिष्कार की जो समस्याएं थी, क्योंकि उस वक्त सामाजिक बहिष्कार बहुत होता था, तो उसको उन्होंने अपराध की परिभाषा सिद्ध करने के लिए, बहिष्कार करने पर अपराध क्या बनेगा, उकसाने का या बढ़ावा देने पर अपराध क्या बनेगा, धमकी देने का अपराध क्या बनेगा, और भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण कैसे किया जाएगा, विधायिकाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व कैसे होगा, सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, ऐसे तमाम जो उन्होंने मतलब उस मेमोरेंडम के माध्यम से जो बातें रखी, तो ये बातें और उसमें जो बातें छूटी, तो वो दूसरा उन्होंने जो मेमोरेंडम दिया 4/11/1931 को, सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो इसको सबको देख करके गांधी जी और उनके कांग्रेस की बहुत चिंता बढ़ गई, और वो दूसरी कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी शामिल हुए। लेकिन अंग्रेज चूँकि बाबा साहब की सारी बातों से कन्विंस हो चुके थे, और उन्होंने 17 अगस्त 1932 को ये कम्युनल अवार्ड के रूप में एक आर्डर जो है या अवार्ड जो है जारी कर दिया। और ये जो कम्युनल अवार्ड था वो खाली इन डिप्रेस क्लासेस के ही हित में नहीं के लिए नहीं था, बल्कि कम्युनल अवार्ड उस वक़्त के जो इंडियन क्रिश्चियंस थे, जो एंग्लो इंडियंस थे, जो यूरोपियंस थे, जो जमींदार थे, जो ट्रेडर्स थे, जो लेबरर्स थे, इसके साथ साथ मुस्लिम्स को, सिखों को भी ये कम्युनल अवार्ड दिए गए थे, और उनको सेकंड ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो 1935 था उसमें शामिल किया जाना था। तो ये सारी चीज़ों को जब गांधी जी को पता चला और उनके साथियों को पता चला, तो उन्होंने पहले तो इसके लिए अंग्रेज़ों से पत्राचार किया और उनको बताने की कोशिश की कि भाई ये जो आप दे रहे हैं कम्युनल अवार्ड, तो औरों के कम्युनल अवार्ड पे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आप जो है इनका जो डिप्रेस क्लासेस का या अस्पृश्य समाज का जो कम्युनल अवार्ड है, तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हिंदू धर्म को तोड़ने का काम करेगा। तो हालांकि उस वक़्त सैमुअल और जो सेक्रेटरी थे भारत में अंग्रेज़ों की तरफ से, और प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड, तो उन लोगों ने मतलब इनकी एक भी बात नहीं सुनी, और इस काम के लिए फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम में ही महात्मा गांधी और उनके साथियों ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ कि जो उस वक़्त के जो मुस्लिम लीडर्स थे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद, तो उनसे बहुत एक गोपनीय मीटिंग अरेंज करके, और ये कहा गया कि भाई आपकी हम जो 14 मांगे हैं सारी मांगों को एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आप हमारा साथ दे दो। ये जो डॉक्टर अंबेडकर है और इसकी जो बातें अंग्रेज़ हुकूमत मानने के लिए रजामंद हो गई है, तो इनको किसी तरीके से आप विरोध करिएगा हमारे साथ खड़े होकर के। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और बाबा साहब ने भी उस वक़्त उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि उस वक़्त के मुस्लिम लीडर्स ने जो इंग्लैंड के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि चाहे आप हमारी किसी मांग का समर्थन करें अथवा ना करें, हम कांग्रेस के बलबूते पर इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे। हम डॉक्टर अंबेडकर और उनके समाज की जो वाजिब बातें हैं, जो इंसानियत पर आधारित हैं, हम उनका पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करते हैं और उनके साथ रहेंगे। हम आपकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
और यहाँ एक बात और मैं मतलब जब गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड को जब जो चिट्ठी लिखी तो उसका जो उत्तर है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। और उन्होंने ये कहा कि भाई आपका जो ये उद्देश्य है कि विधायिकाओं में दलित वर्ग के पक्ष में उनके प्रवक्ताओं की न्यूनतम संख्या प्राप्त की जा सके जो सिर्फ दलित वर्गों के द्वारा ही चुने जाएं, तो ये हमने जो उद्देश्य जिस उद्देश्य के साथ विशेष प्रतिनिधित्व दिया है, तो असल में आपका जो मंतव्य है उस रुख को मैं समझ पाया हूँ। और आपने अपने आमरण अनशन का जो उग्र कदम उठाना इसलिए प्रस्तावित नहीं किया है कि दलित वर्ग अन्य हिंदुओं के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल को प्राप्त करें, क्योंकि वह तो पहले से ही प्रदान कर दिया गया है, और न इसलिए कि हिंदुओं की एकता बरकरार रहे, क्योंकि वह भी प्रदान कर दी गई है। आपने ये इसलिए किया है ताकि दलित वर्गों जो भयंकर निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं को अपनी पसंद के सीमित संख्या में ऐसे प्रतिनिधि जो उनकी ओर से विधायिकाओं में आवाज़ उठा सकें, जिनका उनके भविष्य पर प्रबल प्रभाव पड़ेगा, को चुनने लायक बनने से रोकना है। ये मतलब इस तरह का पत्र उन्होंने सर मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त भारत के ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से थे, उन्होंने जब साफ साफ इनसे मना कर दिया कि भाई आप क्यों इस आमरण अनशन की नौबत आप बात कर रहे हैं, ये हम समझते हैं, इसलिए हम इसमें कोई भी किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकते। आपको ये अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हो तो ये आप जो अस्पृश्य समाज है उसको सामाजिक तौर पर चुनावी समझौते के हिसाब से अगर आप हल कर सकते हैं तो उस पर हम गौर कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने इनको जब दो टूक जवाब दे दिया तो गांधी जी पहले तो ये कह कर के मतलब यरवदा जेल में गए, पूना की यरवदा जेल में, कि मैं जो असहयोग आंदोलन कर रहा हूँ अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन सही माने में ये उनका असहयोग आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि जेल में जा कर के उन्होंने मतलब इस सारे जो घटनाक्रम है उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो ये जो अब अस्पृश्य समाज को जो अधिकार मिलने वाले थे, एक तो विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार और दूसरा ये संयुक्त निर्वाचन का अधिकार, और जो उनकी नौकरियों में, उनकी शिक्षा में, उनकी समाज के स्तर पर ये तमाम जो मतलब कम्युनल अवार्ड में जो फैसिलिटीज़ थी, जो सुविधाएं थी, तो इनको रोकने के लिए उनका ये आमरण अनशन का जो उन्होंने 24 सितंबर को ये पूना पैक्ट होने से पहले 20 सितंबर 1932 को प्रारंभ किया था। तो 20 सितंबर से पहले बाबा साहब अम्बेडकर का भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया और इस सारी चीज़ को बताने की कोशिश की है, जो मतलब ऑन रिकॉर्ड है। जो पूना पैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको ये बाबा साहब का दिया हुआ जो 19 सितंबर 1932 को जो स्टेटमेंट उन्होंने पब्लिक किया है, जो जनता में जिसको जारी किया, तो उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं उस पर समय की कमी की वजह से नहीं जाना चाहूँगा। तो ये जो 24 तारीख को जब गांधी जी को आमरण अनशन के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस वक़्त जो इस देश के अस्पृश्य समाज की और ख़ास करके डिप्रेस क्लासेस की जो रहनुमाई कर रहे थे, तो उन्होंने ये सोच करके कि हालांकि ये झगड़ा हमारे साथ नहीं है, इनका जो कुछ भी लेना देना है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन गांधी जी जिस तरीके से अपनी इस आमरण के माध्यम से, आमरण अनशन के माध्यम से जो स्थिति पैदा कर रहे थे, तो ये सोच करके कि अगर गांधी जी का जीवन चला जाता है तो ये कलंक यहाँ के अस्पृश्य समाज के ऊपर लगेगा। और
ये ठीक है कि एक तरफ गांधी जी का जीवन है और दूसरे तरफ ये इतना बड़ा जो 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 सदियों से प्रताड़ित समाज है, तो उसको इस हाल में छोड़ देना भी एक बहुत बड़ी। तो बाबा साहब ने ये सारी बातें अपना जो स्टेटमेंट जारी किया है 19 सितंबर 1932 को, तो उसको पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत से हमारे साथी ये कहते हैं कि शायद बाबा साहब ने डर की वजह से घबरा करके पूना पैक्ट पर साइन किए थे। ऐसा नहीं है, बाबा साहब ने इसको काफ़ी क्लियर किया है। उसको जब हम पढ़ेंगे, बाबा साहब ये जानते थे कि भाई अगर ये जो गांधी जी की अगर वैसे तो ये चैप्टर एक तरीके से उनसे संबंधित नहीं है, ये सरकार से संबंधित है, लेकिन बाबा साहब ने इसलिए इसमें अपने आप को, क्योंकि उधर से मिसेज गांधी, कस्तूरबा गांधी जी और उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी तरफ से भी बाबा साहब को अप्रोच की जा रही थी, और भी लोगों से अप्रोच की जा रही थी, तो और भी लोगों के द्वारा अप्रोच की जा रही थी। तो वो सब ध्यान में रखते हुए बाबा साहब इस पूना पैक्ट के लिए, जैसे पूना पैक्ट की बात आपने कही, जैसे पूना समझौता या पूना पैक्ट या पूना करार के नाम से जाना जाता है, ये एक डॉक्यूमेंट लिखा गया जिसके अंदर 10 बिंदुओं पर ये एग्रीमेंट हुआ है। और इस पूना पैक्ट में 41 सदस्यों के दस्तखत हैं, जिसमें 32 लोग गांधी जी और उनके कांग्रेस की तरफ से हैं, और 9 लोगों के दस्तखत हस्ताक्षर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों की तरफ से हैं। और ये एक डॉक्यूमेंट बना जो मतलब एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है। और हालांकि इसके बाद इसके बहुत सारे नुकसान भी समाज को हुए हैं, लेकिन इसके फ़ायदे यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको जो एक तरीके से जो एक जिनको कांग्रेस और उनके लोग जो है, गांधी जी के लोग या गांधी जी जो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि डॉक्टर अम्बेडकर भी कोई व्यक्तित्व हैं, तो एक प्रभावी व्यक्तित्व के रूप में बाबा साहब की पहचान और एक प्रभावी पहचान और एकमात्र नेता के रूप में उनकी पहचान उभर के आई। ये बात ठीक है कि इसमें जो हमारा जो अम्बेडकराइट मूवमेंट था उसको बहुत बड़ा सेटबैक लगा, और ये जो लोग जो है जो डार्क एज से उज्जवल भविष्य की तरफ जो जा रहे थे, तो उसमें एक तरह से रुकावट आ गई। और इसके बहुत सारे और भी हमें इसकी हानियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे आज हमारी जो एक जेन्युइन और कैपेबल लीडरशिप है, तो वो भी इससे किल हुई है। स्पिरिट अगेंस्ट रिवोल्ट जो था वो भी मादा कम हुआ है, क्योंकि एक तरीके से जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट से जो हमारे जेन्युइन प्रतिनिधि चुनकर जाने थे, तो संयुक्त निर्वाचन मंडल में आने के बाद हमारे जेन्युइन प्रतिनिधि जाने का सिलसिला बंद हो गया। और उसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत ये है कि स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर भी संयुक्त निर्वाचन मंडल हो जाने के कारण चुनाव नहीं जीत पाए थे। अगर संयुक्त निर्वाचन मंडल के न रहते, पृथक निर्वाचन मंडल होता, जैसा अंग्रेज़ों ने कम्युनल अवार्ड में दिया था, तो बाबा साहब जैसे लोग उस वक़्त भी निर्वाचित होते और आज भी निर्वाचित होते। और ये बहुत बड़ा नुकसान इस पूना पैक्ट के कारण है। लेकिन इसके फ़ायदे यही हैं कि हम लोग आज एक ये ऐसा दस्तावेज है जो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन हमारे लोगों को भी जब जानकारी नहीं है तो उनके विरोधियों को जानकारी कहाँ से पैदा होगी। और इसके लिए हम लोग
जब भी 24 सितंबर आता है तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको स्मरण करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ही डॉक्टर अंबेडकर साहब को अवसर दिए, उन्होंने कानून मंत्री बनाए, उन्होंने दलित नेता को, सशक्त दलित नेता को कांग्रेस में बड़ी पदों पर जिम्मेदारियां दी। क्या इस बात से भी बात को झूठा कहा जा सकता है? पूना पैक्ट एक था, लेकिन उन्हीं गांधी जी ने तो सरकार में उनको बिठाया, जिससे दलित, शोषित, वंचित समाज की उन्होंने पूरे तरीके से मदद करी, और उसका मदद का परिणाम यह हुआ। हिंदू कोर्ट बिल आखिर क्या है? हिंदू कोर्ट बिल तो वहीं की शुरुआत थी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो जाने जाते हैं, तो सही बात तो यह है कि वो उनके अपने विद्वता के बल पर जाने जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई आमंत्रित करे। गांधी जी और उनकी कांग्रेस चाहती थी कि बाबा साहब तो कुछ नहीं है, लेकिन इसकी जो जब इसके लिए ट्रस्ट पैदा किया छत्रपति साहू जी महाराज ने, तो लोगों को पता चला कि नहीं, बाबा साहब तो बहुत काफ़ी आगे हैं। फिर उनके जो मेमोरेंडम जो उन्होंने दिए हैं उनको पढ़ने के बाद लोग जान सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 1932 के बाद जो जिम्मेदारी गांधी जी और उनके कांग्रेस या सवर्ण हिंदुओं ने ली थी कि भाई हम जो अप्रस्य समाज है, जो डिप्रेस क्लासेज हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक और उनकी शैक्षिक प्रगति हम करेंगे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो अमानवीय व्यवहार होता है, पशुतुल्य जो व्यवहार होता है, ये सब हम ख़त्म करेंगे। लेकिन ये ऐसा सिर्फ बातें थी, ऐसा कहीं हुआ नहीं है, क्योंकि 1935 में ही 3 साल के भीतर ही अगर आप देखें तो गुजरात के कविता गांव का जो कांड है वो बहुत ही पूरे देश भर को सर्वसार करने वाला कांड है, जहाँ के गांधी जी थे। और उसके बाद अनेक प्रदेशों में ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं हुई हैं जिन पर कहीं भी मतलब न तो गांधी जी की तरफ से न उनके साथियों की तरफ से कहीं न कोई आवाज़ उठाई गई, न कहीं कोई आंदोलन हुआ, न कहीं कोई धरना प्रदर्शन हुए। तो ये सब चीज़ें ये सिद्ध करती हैं कि गांधी जी का क्या उनके ऊपर बर्दाश्त रहा है। अगर संविधान सभा में बाबा साहब चुन के आए तो आपको शायद मालूम होगा कि सभी को मालूम है कि बाबा साहब को आपकी बात को मैं रोकते हुए बता दूं, गांधी जी की वजह से ही भारत सरकार के पहले कानून मंत्री बने डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, और उसके बाद गांधी जी के ही आग्रह पर संविधान सभा के सदस्य भी बनाए गए। आप इस बात को तो नहीं झुठला सकते। भूल रहे हैं मनोज जी, आपको शायद ये जानकारी नहीं है कि जब ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो पहले कानून मंत्री बने थे, तब तक जो है वो समृद्ध सरकार थी। संविधान लागू तो हो गया था 1950, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई 1952 से। तो उस वक्त समृद्ध सरकार में जो लोग योग्य लोग थे, तो वह बाबा साहब ने और भी बहुत से लोगों को उस सरकार में शामिल किया गया था। और बाबा साहब कानून मंत्री नहीं बनना चाह रहे थे, बाबा साहब प्लानिंग कमीशन में योजना का काम करना चाहते थे कि ताकि देश के लिए कुछ अच्छी योजनाएं दी जा सकें। लेकिन उनको नेहरू जी चाहते थे उनकी काबिलियत के हिसाब से कि बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री ज़्यादा फिट रहेंगे। और ये कानून मंत्री रहते हुए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो योजना बनी, तो उसमें कानून मंत्री रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। और ये कहना कि भाई वो संविधान सभा में चुन कर के जो आए, तो उन्होंने त्यागपत्र देने के बाद नहीं, बल्कि जब वो संविधान सभा में चुन कर के आ गए थे और उसको जब ये जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान बना, तो उसको बहुत षड्यंत्र के तहत उस इलाके को उन्होंने उसमें पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कर दिया था। जेसोर और खुलना का जो क्षेत्र था जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर के आए थे, तो उसकी वजह से अंग्रेज़ों के दबाव में फिर इनको एक अपने सदस्य का इस्तीफा दिलाना पड़ा था और बाबा साहब अम्बेडकर को वहाँ से अनअपोज्ड चुनना पड़ा था। नहीं, ये उस वक़्त क्योंकि सरकार अंग्रेज़ों की थी,
कोई इस वक्त की सरकार थोड़ी थी जो जैसे चाहे। ये राजनीति में बड़े मजे हुए नेता रहे हैं आप, और मैंने बहुत सारे मंचों से आपको बोलते हुए देखा था, लेकिन लगभग 2-4 वर्षों से आप सक्रिय नहीं नजर आ रहे। आखिर इसके पीछे क्या राज है? और ये जो पुस्तक रखी हुई हैं, सच में पुस्तक पढ़ना तो युवाओं में अब एक शौक नहीं रह गया है। पहले काफ़ी लोग पढ़ते थे, और ये बिल्कुल बड़े बड़े राइटरों की बुक्स मैं देख रहा हूँ आपके पास। आखिर इन पुस्तकों को पढ़कर क्या क्रांति लाना चाहते हैं आप? थैंक यू मनोज जी। वैसे ये किताबें आप जो देख रहे हो तो मतलब भारत के राइटर्स की भी हैं, भारत के बाहर के राइटर्स की भी हैं। जैसे मेरे पास एक किताब है, ये द बेसिक लॉज ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी। एक ये किताब है मेरे पास एडवर्ड डी बोनो की लिखी हुई लेटरल थिंकिंग। एक किताब है द मैकेनिज्म ऑफ माइंड। तो ये मैकेनिज्म ऑफ माइंड, तो ये ऐसी किताबें भी मैं पढ़ता हूँ। ये गुरु गोलवलकर साहब की एक लिखी हुई किताब है वी और अवर नेशन हु डिफाइंड, ये भी है मेरे पास। सम्राट अशोक के ऊपर एक किताब है मेरे पास, अशोक आदि विजनरी लाइफ लीजेंड एंड लीगेसी। तो ये इस तरह की किताबें। एक और किताब मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण है, ये दी कास्ट इट्स 20 सेंचुरीज अवतार। क्या बात! ये एम.एन. श्रीनिवासन की है, एम.एन. श्रीनिवास की। तो कास्ट के ऊपर ये बहुत पॉपुलर बुक है, एक तरीके से पूरे देश के जो थिंकर्स हैं वो इसको पढ़ते हैं। तो मैं भी ऐसी बहुत सारी बाबा साहब के ऊपर, बुद्ध के ऊपर शायद पढ़ता हूँ। तो आपने जैसा पूछा कि भाई मैं 4 साल से या 3.5-4 साल से, तो सही बात यह है कि मैं 2017 से जो मैं बहुजन समाज पार्टी का एक वफादार सिपाही के तौर पर काम करता रहा, लेकिन बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि समाज में सारे लोग राजनीतिक काम में ज़्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन गैर राजनीतिक काम अर्थात सामाजिक काम करना कोई नहीं चाहता। और सामाजिक तौर पर जब समाज मजबूत नहीं होता है तो वो दूसरे क्षेत्रों में भी ज़्यादा मजबूत रह करके खड़ा नहीं हो पाता है। अगर कुछ समय के लिए खड़ा हो गया तो फिर गिरने लगता है। तो मैं 2017 से 2 सितंबर 2017 बहन मायावती जी से मेरी फ़ोन पर वार्ता हुई, सुबह वार्ता हुई, फिर शाम को वार्ता हुई, और मैंने उनसे परमिशन लेकर के अनुरोध किया कि मैं अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बजाय सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा, क्योंकि साहब काशीराम जी का मैं सही माने में अनुयायी हूँ। और वो उन्होंने कहा था कि दोज हु आर नॉट स्ट्रॉन्ग नॉन पॉलिटिकली नेवर बी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली। ये मैंने कोटेशन बहन जी को भी याद दिलाया था, और उनसे अनुरोध किया था कि मेरी जैसे के उम्र के जो लोग हैं, जो 65 प्लस हो गए हैं, तो उनको सबको कहा जाए कि भाई वो समाज में काम करें, नॉन पॉलिटिकल काम करें। तो उन्होंने हालांकि ज़्यादा अच्छा तो नहीं महसूस किया जैसा मैंने उस वक़्त देखा समझा, लेकिन मैं अपने इसी काम में लग गया हूँ। और तब से मैं थोड़ा सा, मुझे बुद्धिज़्म के बारे में जानकारी व्यवहारिक नहीं थी, तो मैंने उसको जानकारी करने के लिए करीब 2 साल तक काफ़ी बहुत भिक्षुओं के संपर्क में रहना, जगह जगह जाना पूरे देश भर में। और उसके बाद 2020 से मैं अब पूरी तरीके से महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग जो जलगांव में संचालित है, और बहुत भव्य और विशाल ये थिंकिंग स्कूल है अपने तरीके का, डिफरेंस क्लासेस के लिए, बहुजन समाज के लिए। क्योंकि और समाजों के तो हमें स्कूल्स मिलते हैं थिंकिंग के लिए, लेकिन हमारे समाज के लोगों के कोई थिंकिंग स्कूल नहीं है। मुस्लिम्स के हैं, सिखों के हैं, मतलब सभी के हैं, लेकिन जो 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 शोषित पीड़ित लोग हैं उनका कोई इस तरह का थिंकिंग स्कूल नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हों, बैरिस्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, एकेडमिशियंस हों, चाहे लीडर्स हों, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, सबको जो है थिंकिंग स्कूल्स को समझना चाहिए। क्योंकि अगर हम समझाने के काम करना चाहते हैं तो पहले हमें खुद समझदार बनना होगा। और ये
मैं समझता हूँ कि तब से मैं पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में वहाँ बहुत अच्छा अध्ययन होता है। करीब 5 दिन में एक सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा होती है, जैसे जाति शास्त्र, 5 दिन एक ही सब्जेक्ट के ऊपर। फिर उसके बाद शैक्षिक दर्शन ऑफ बहुजन मूवमेंट 5 दिन। फिर उसके बाद थिंकिंग स्किल, सोच विचार करने की विद्या, सम्राट अशोक के टाइम से लेकर के आणविक विद्या से लेकर के एडवर्ड डी बोनो तक। उसके बाद फिर सहकारिता के ऊपर, कॉपरेशन के ऊपर, जिसमें मतलब 1834 से लेकर के और आपका 10 तक का जो मतलब 11 तक का जो अभी ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है। और उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, इस पर चर्चा होती है सम्राट अशोक के शासनकाल के संदर्भ में लेते हुए। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी और विद्वान भाइयों से जो पढ़ने लिखने का जिन्हें शौक़ है, सिखाने का शौक़ है, तो उन्हें सीखने का अवसर महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग जलगांव महाराष्ट्र में मिलेगा। और वैसे मैं स्वयं उसको 5 दिन का मैंने ट्रेनिंग कैंप किया है। मैं 25 दिन का तो नहीं कर पाया हूँ अभी। तो 5 दिन में उन्होंने 5 सब्जेक्ट को, एक दिन में एक सब्जेक्ट को मुझे बताने की कोशिश की। बाकी चीज़ें हमको अपने घर पे आकर के हमने सीखी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा अनुरोध है कि सभी लोग जो दूसरों को सिखाने का मादा चाहत रखते हैं, तो उन्हें स्वयं भी जरूर सीखना चाहिए। बगैर सिखाए हुए तो बुद्ध ने भी किसी से, बगैर सीखे हुए तो बुद्ध ने भी किसी को सिखाने का काम नहीं किया। इसकी मतलब पूना पैक्ट की बैटल बिफोर पूना पैक्ट और पूना पैक्ट की डीमेरिट मेरिट, और इसके बाद आपका बियॉन्ड पूना पैक्ट, ये अलग अलग सब्जेक्ट पे हम 24 सितंबर को यहाँ अलीगढ़ में 24, 25, 26 3 दिन के लिए इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें समाज के बहुत ही विद्वान वक्ता, जिसमें हमारे राम बहादुर जस साहब हैं, जिसमें हमारे SS आदित्य हैं, जिसमें हमारे सतीश नायक जी हैं, जिसमें प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खां हैं, फारूक कुरैशी हैं। मतलब SC BC माइनॉरिटी के बहुत सारे वक्ताओं को हमने आमंत्रित किया है और वो लोग अपनी बात रखेंगे अपने अपने टॉपिक पर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए बहुत विस्तृत मौका